गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। दोस्तों, आप जहां भी हैं, मैं ऐसी कामना करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। आपने भारत का अगर इतिहास पढ़े तो ये यूं समझ लीजिए एक दंगों का एनसाइक्लोपीडिया है। और अगर आप बंगाल की पॉलिटिकल राइट्स का साहित्य का इतिहास पढ़ें तो यूं समझ लीजिए कि एनसाइक्लोपीडिया का वो ब्रिटानिका है। वहां पे फॉर्मूला बनता है कि किस तरह से कम्युनल राइट्स की जाएंगी। आपने कभी ये सुना है कि किसी के फ्यूनरल को राइट्स में कन्वर्ट कर दिया जाए, और वो भी आम आदमी नहीं, एक पुलिस ऑफिसर। आप मुझे बताइए, एक पुलिस ऑफिसर की मौत हिंदू और मुस्लिमों के दंगे का सबसे बड़ा कारण कैसे बन सकता है, अनलेस लोगों को उकसाया गया हो, प्रवोक किया गया हो। जी हाँ, आज मैं अपने डेली फाइल्स के रिसर्च के जो मैं आपको छोटे छोटी चीज़ें बता रहा हूँ, उसमें आज मैं आपको चिट्टागोंग राइट्स के बारे में बताऊंगा। ये 1931 में हुई थी। शायद आप में से बहुत ज़्यादा लोग जानते नहीं हो कि बंगाल एकमात्र ऐसी स्टेट है जिसका 2 बार पार्टीशन हुआ है। पहली बार 1905 में, जब वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल बनाया गया था। एक तरफ माइनॉरिटी, एक तरफ मुस्लिम मेजॉरिटी वाले इलाके थे, एक तरफ हिंदू मेजॉरिटी वाले इलाके थे। और उस वक्त चिट्टागोंग, जो अब बंगाल और आज बांग्लादेश में है, किस तरह वो अगस्त 1931 में एक ऐसी राइट्स की चपेट में आया जिसने एक फॉर्मूले का इजाद किया, राइट्स के फॉर्मूले का। राइट्स के लिए उसने एक ऐसी टेम्पलेट बनाई जो आज तक हिंदुस्तान में इस्तेमाल हो रही है। ये जो चिट्टागोंग राइट्स थी, ये पहले के दंगों से इसलिए अलग थी क्योंकि ब्रिटिश द्वारा चलाए जा रहे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने मुस्लिम कम्युनलिस्ट्स के साथ मिलकर हिंदुओं को निशाना बनाया था। ब्रिटिश लोगों का प्रॉब्लम ये था, उनको सबसे बड़ी थ्रेट लगती थी हिंदुओं से, क्योंकि हिंदू मेजॉरिटी में थे। आज़ादी की जो स्वराज का जो मूवमेंट था वो सारा हिंदू चला रहे थे, मुस्लिम्स नहीं चला रहे थे। जब तक गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किया सन 1920 में, तब तक मुस्लिम स्वराज और इंडिपेंडेंस का जो मूवमेंट था उससे एकदम कटे फटे अलग थे, जैसे उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता था। तो ब्रिटिश ने एक स्ट्रेटजी बनाई कि किस तरह मुस्लिमों को यूज करके एज अ पॉलिटिकल वेपन हिंदुओं के अगेंस्ट यूज किया जाए, ताकि हिंदू लोग हर समय एक डर के माहौल में रहने लगे और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट ना करें। तो चिट्टागोंग को एज अ मॉडल यूज किया गया। चिट्टागोंग दंगे जो थे, इनका इमीडिएट ट्रिगर था क्योंकि एक पुलिस इंस्पेक्टर जो मर गया था किसी एक्सीडेंट में या किसी क्रिमिनल द्वारा, यह बताया गया कि उसकी हत्या की गई है। और ऊपर से इस बात को जरूरत से ज्यादा हाईलाइट किया गया कि वो एक मुस्लिम पुलिस इंस्पेक्टर था। अब आप सोचिए, एक कम्युनिटी जो स्वराज के मूवमेंट में इन्वॉल्व नहीं है, उस कम्युनिटी को प्रवोक किया गया कि तुम्हारे मुस्लिम कम्युनिटी के एक पुलिस इंस्पेक्टर की हत्या हिंदुओं ने की है, जो एक बताएगा कि हिंदू रेवोल्यूशनरी ने की है। आप सोचिए इसका अंजाम क्या हुआ होगा। और उस इंस्पेक्टर के अंतिम संस्कार के बाद करीब 50,000 मुसलमानों की भीड़ जो उमड़ी थी, और जिसको ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा सपोर्ट प्राप्त था। जिस तरह आज बंगाल में रूलिंग पार्टीज क्रिमिनल्स और गुंडों को जो राइट्स करवाते हैं उनको प्रोटेक्ट करती हैं, सपोर्ट करती हैं, ठीक उसी तरह से हिंदुओं के खिलाफ ये पूरे 50,000 लोग वायलेंस पर उतर आए। मुस्लिम महिलाएं और बच्चे भी लूटपाट में शामिल हुए। महिलाओं और बच्चों को खास तौर पे आगे रखा गया ताकि पीछे जो गुंडे थे वो प्रोटेक्टेड फील करें। आई विटनेसेस के अनुसार उन दंगों में लोकल पुलिस का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था, जैसा कि इंडिया में पॉलिटिकली स्पॉन्सर्ड राइट्स में अब होता है। और इसकी कई पुलिस के डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट की इतनी सारी क्रेडिबल रिपोर्ट्स हैं, उनमें से कुछ एक जो है मैं नीचे डाल दूंगा। और उस वक्त की इंक्वायरी रिपोर्ट्स में इन सब का नाम दर्ज किया गया, और जिन लोगों का नाम दर्ज किया गया वो 100% ब्रिटिश या मुस्लिम लोग थे। और दोस्तों, ये चिट्टागोंग की जो राइट्स थी, ये ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन और मुस्लिम कम्युनिस्ट के बीच अलायंस का एक जीता जागता उदाहरण है, जिसका पूरा फायदा 1940 में मुस्लिम लीग ने उठाया।
इस अलायंस ने 1940 में दो भारत के इतिहास के, बल्कि मैं कहूंगा विश्व के इतिहास के सबसे बड़े भीषण दंगों को जन्म दिया। एक था 1941 का ढाका राइट्स। ढाका राइट्स के बारे में आप अभी जाके पढ़िए। और 1946 के ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स को जन्म दिया, जिसको डायरेक्ट एक्शन डे के नाम से जिन्ना और सुहरावर्दी, जिनको बुचर ऑफ बंगाल बोला जाता है, उन्होंने इसका आह्वान किया था। ये दो दंगों ने भारत के भविष्य के तमाम हिंदू मुस्लिम दंगों की नींव रखी, एक टेम्पलेट क्रिएट किए। दोस्तों, अगर आप बंगाल के 1905 से 1940 के बीच के दंगे देखें तो आपको पता चलेगा उनमें वो तीन कॉमन ट्रेड्स थे, वो तीन स्ट्रेटजीज या टैक्टिक्स थी जो आज तक भारत में इस्तेमाल होती हैं। नंबर 1, मुस्लिम कम्युनिस्ट्स द्वारा हिंदुओं के रिलीजियस प्रोसेशंस में मस्जिदों के सामने संगीत बजाने पर आपत्ति और दंगे का आह्वान। दूसरा, दंगों के दौरान हिंदू मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ना, उनको ध्वस्त करना, नष्ट करना। तीसरा, मॉब वायलेंस के दौरान हिंदू महिलाओं और बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स को निशाना बनाना। सोचने की बात यह है कि यह पैटर्न जो 20th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में बंगाल में स्थापित होता दिखा, वो आज भी, जो आज वेस्ट बंगाल है, इसमें हिंदुओं का पीछा छोड़ नहीं रहा है। चाहे वो इलेक्शन की वायलेंस हो, या गांव कस्बों में पॉलिटिकल वायलेंस हो, या वो जगह जहां पर डेमोग्राफी चेंज कराई जा रही है एक स्टेट स्पॉन्सर्ड तरीके से, उन इलाकों की वायलेंस हो। अब आप खुद सोचिए, क्या ये मात्र कोइंसिडेंस है या एक ऐसी स्ट्रैटेजी थी जो ब्रिटिशर्स छोड़ के गए और जिसको आज भारत के कॉमन सिटीजन्स, वी द पीपल, आज भी भुगत रहे हैं। इसमें हमारी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से हमको ये सिनिस्टर पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी को एक्सपोज भी करना चाहिए और ध्वस्त भी करना चाहिए। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, भारत में कम्युनल वायलेंस, भारत जब भी 2 कदम आगे लेता है वो 4 कदम पीछे खींच लेती है। यही कारण है कि आज़ादी के वक्त, उस वक्त की पीढ़ी का जो सपना था, वही सपना आज की युवा पीढ़ी का भी है। ये इस बात को दर्शाता है कि इन 78 सालों में फ्लाईओवर मॉल जरूर बन गए हैं, पर देयर इज़ नो right to life to we the people.